बड़ी खबर आ रही है जहां हिमाचल के रण में 412 उम्मीदवार आज किस्मत आजमा रहे हैं। 24 महिला उम्मीदवार आज किस्मत आजमा रही हैं। वहीं चुनावी मैदान में 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग की प्रक्रिया और 24 महिला उम्मीदवार जो आज अपना किस्मत आजमा रही हैं। वहीं चुनावी मैदान में अगर बात करें तो 388 पुरुष उम्मीदवार हैं आज जिनकी किस्मत का फैसला हिमाचल की जनता कर देगी। सुबह 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आखिर हिमाचल की जनता के मन में क्या है, क्या मुद्दे हैं जिसके तहत आज वो मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, इस पर भी लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। लेकिन आज हिमाचल के लिहाज से, हिमाचल की जनता के लिहाज से बहुत बड़ा दिन और इसलिए इस पर लगातार सूर्य समाचार की नजर आज दिन भर बनी रहेगी कि आखिर देवभूमि के दंगल में आम जनता का फैसला क्या होता है। बिल्कुल, और आइए एक बार फिर से रुख करते हैं अपने हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, 412 उम्मीदवार वैसे तो चुनाव मैदान में हैं। सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहा है, लेकिन इस बार निर्दलीय और आम आदमी पार्टी भी जो है वो इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना रहे हैं। किस तरह के समीकरण? देखिए, हिमाचल के इन चुनावों में अगर सबसे दिलचस्प कोई बात रहने वाली है तो वो जो दिग्गज चेहरों को हिमाचल प्रदेश के अंदर इतिहास रहा है कि कैबिनेट मंत्रियों तक के हार जाने का एक तस्वीर इससे पहले आम चुनावों में दिखाई देती रही है। लेकिन उसके साथ निर्दलीय, इस बार ये निर्दलीय वो निर्दलीय हैं जो कांग्रेस और भाजपा से बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। और कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों के लिए इन बागी नेताओं ने एक बड़ी दिक्कत पैदा कर रखी है, जिसको लेकर मिशन रिपीट या मिशन डिलीट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के लिए बनता जरूर नजर आया है। आम आदमी पार्टी की भी यहाँ भूमिका है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश का दिल जीतने के लिए यहाँ पर आई थी, उतनी ही तेजी से वो दिल उतरता आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में शायद इस वजह से, जिसमें तमाम जो बड़े नेता थे जिस ताकत के साथ हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन अंतिम दौर में जब ये मतदान की तारीख आई, चुनाव प्रचार थमने से पहले उनके नेताओं के वो दौरे भी धीरे धीरे कम होते रहे और गुजरात लगता है उनका फोकस हो गया। और हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं सबसे मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी दिख रही है तो वो फतेहपुर का वो इलाका है जहां राजन सुशांत, जो पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार के वक्त में रहे, वो एक सीट है जहां पर दमदार तरीके से आम आदमी पार्टी, हाँ मौजूदगी उसकी 67 सीटों पर है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा दल हिमाचल प्रदेश के इन चुनावों में मैदान में उतरा है तो वो 67 सीटों पर आम आदमी पार्टी के नेता हैं। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में तीसरे किसी राजनीतिक दल की जगह सिर्फ हिमाचल प्रदेश हिविंका पार्टी, ये जो पंडित सुखराम ने कांग्रेस से बाहर जाने के बाद बनाई थी, उसके बाद दिखाई नहीं दी है। तो लगता अभी भी यही है कि हिमाचल में जो मजबूत मुकाबला होने वाला है वो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच में होना है। अरुण, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी। बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। सीएम जयराम ठाकुर सराज विधानसभा क्षेत्र में वोट डालेंगे। ओहड़ पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो सराज विधानसभा क्षेत्र में वोट डालेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो सीएम जयराम ठाकुर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे सराज में। और आपको बता दें कि इस देवभूमि के दंगल पर लगातार सूर्य समाचार की नजर बनी है और तमाम जो दिग्गज आज वोट डालेंगे उसकी भी तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, और पुनीता, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि सराज से ही जयराम ठाकुर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लगातार वो यहाँ से पिछले 25 सालों से इस सीट का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और इस बार भी एक बार फिर वो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने कांग्रेस की चंपा ठाकुर हैं और आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार हैं। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम अपने ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। और आइए रुक करते हैं हमीरपुर का, जहां से हमारे संवाददाता रवि चंदेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, 5 सीटें आती हैं इस हमीरपुर जिले में। ये बताइए कि किस तरह से आपने वहां का जायजा लिया होगा, किस तरह से तैयारी की गई है आज की पोलिंग को लेकर और किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त वहां पर नजर आ रहे हैं?
देखिए पुनीता, इस समय मौजूद हैं हमीरपुर के हीरा नगर पोलिंग बूथ पे 19 नंबर पोलिंग स्टेशन के बाहर इस समय मौजूद है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम समूचे जिले की बात करें तो समूचे जिले के अंदर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो है वो सभी पुलिसकर्मियों के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी जो है वो यहाँ पे बुलाया गया है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो कोई वारदात होती है तो उस पर जो है कड़ी निगरानी की जाए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहिए कि जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से हमने जायजा लिया, लगातार हमने हमीरपुर के स्थानीय निवासियों से जो बातचीत की, तो स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है वो अपने हमीरपुर का मतदाता जो है वो अपने कीमती मत का जो है उपयोग करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर हम राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इनके द्वारा जिस तरीके से रिवाज बदलने और दूसरी तरफ ओपीएस को लेकर जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जिस तरीके से बातें कही जा रही, तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों के इन मुद्दों को लेकर भी हमीरपुर के जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। और देखिए, हमीरपुर की बात करें, इस बार बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि 5 सीटें यहां से आती है और लगातार बीजेपी की तरफ से देखा गया है कि चुनाव प्रचार करते हुए अनुराग ठाकुर इस सीट पर नजर आए हैं। ऐसे में अगर बात हमीरपुर के मुद्दों की करें, क्या मुद्दे वहां पर असरदार देखने को मिलेंगे इस बार? देखिए, हमीरपुर के जिस तरीके से जो मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, वही मुद्दे हमीरपुर में भी हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ों को लेकर जो है वो बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें, और तो इन 3 मुद्दों को लेकर जो है खास तौर पर जो है वो मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर के अंदर जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज जिसका जो है वो शिलान्यास किया गया था, लेकिन अभी तक जो है मेडिकल कॉलेज का भवन निर्माण जो है वो नहीं हो पाया है। साथ ही साथ अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड को लेकर जो शिलान्यास किया गया था, लगभग 2012 में जो है इसका शिलान्यास किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा, लेकिन सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन अभी तक जो है बस स्टैंड का निर्माण जो है वो नहीं हुआ। हालांकि इसके लिए जो जमीन जो अलॉट होनी थी वो जमीन भी अलॉट हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक बस अड्डे का निर्माण नहीं हुआ। और साथ ही साथ अगर हम हमीरपुर के मेन दुकानदार, जो मेन मार्केट है, वहाँ के दुकानदारों की बात करें तो उनका खास तौर पर कहना है कि पार्किंग को लेकर जिस तरीके से अव्यवस्था बनी रहती है, उसको लेकर वो हमेशा जो है, जो भी नुमाइंदे या फिर यूं कहें कि जो भी विधायक रहे हैं, उनसे लगातार वो इस बात को लेकर संपर्क करते रहे हैं कि पार्किंग की समस्या से जो है वो निजात दिलाई जाए, लेकिन अभी तक जो है पार्किंग की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो उनके व्यापार पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो प्रदेश स्तर पर जिस तरीके से जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है हमीरपुर के मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाएंगे। और खासतौर पर जिस तरीके से यहाँ पर इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, ऐसे में कितना दिलचस्प इस सीट का समीकरण? देखिए, हमीरपुर की अगर हम बात करें तो हमीरपुर में 5 विधानसभाएं हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर 2 विधानसभाओं के अंदर जो है वो अब जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार, यानी कि बागी बीजेपी के बागी उम्मीदवार वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। अगर हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर से जो बीजेपी के बागी उम्मीदवार आशीष शर्मा थे, पहले वो बीजेपी में थे, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन अब जो मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा कैडर जो है वो आशीष शर्मा के साथ जो है वो लगातार जो है कैंपेनिंग करते हुए भी दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी को डेंट डालते हुए जो निर्दलीय उम्मीदवार है आशीष शर्मा, वो दिखाई दे रहे। तो वहीं अगर हम बात करें बड़सर की बात करें तो बड़सर में भी संजीव शर्मा, जो बीजेपी के ही पहले कार्यकर्ता थे, उन्होंने ही अपने टिकट की मांग भी की थी, तो उनके द्वारा जो है वो लगातार जो है बीजेपी को डेंट डालने की कोशिश की जा रही। तो इन 2 विधानसभाओं में अगर हम बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार और जो बीजेपी के उम्मीदवार है, साथ ही साथ कांग्रेस के उम्मीदवार है, त्रिकोणीय मुकाबला काफी दिलचस्प जो है वो देखने को मिलेगा। रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ।